14 जनवरी 1949 मकर संक्रांति का दिन था। नर्मदा नदी के बोरास घाट पर मेला लगा था। पास में ही एक रैली हो रही थी जिसमें 25,000 से भी ज्यादा लोग शामिल हुए थे। इसी बीच 26 साल का युवक विशाल सिंह हाथों में तिरंगा लेकर स्टेज की तरफ बढ़ने लगा। वो जोर जोर से वंदे मातरम का नारा लगा रहा था। ये देख ड्यूटी पर तैनात थानेदार जाफर अली ने उसे रोकने की कोशिश की। जब वो नहीं रुका तो जाफर ने अपनी गन निकाली और उसे गोली मार दी। ये गोली विशाल के पैर पर लगी और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। तब 16 साल के छोटे लाल ने अपने हाथों में तिरंगा थाम लिया और आगे बढ़ने लगा। जब पुलिस ने उसे शूट किया तो धन सिंह ने तिरंगा थामा। जब उन्हें गोली मारी तो मंगल सिंह ने। इस तरह एक के बाद एक पुलिस गोलियां चलाती रही और लोग तिरंगा लेकर आगे बढ़ते रहे। आखिर में जब मंगल सिंह को गोली लगी तब तक विशाल फिर होश में आ गया। तिरंगा हाथ में लेकर उसने कड़क कर जाफर अली से कहा कि अब सीने पर गोली मार हत्यारे। इस पर जाफर ने दनादन 2 गोलियां विशाल के सीने में मार दी। अब तिरंगा विशाल पर था और विशाल जमीन पर। इस तरह 4 नौजवान शहीद हो गए, लेकिन तिरंगे को जमीन पर नहीं गिरने दिया। इनका साहस और देशभक्ति देखकर 25,000 लोगों की वो भीड़ बिफर पड़ी। पुलिस को लोगों पर लाठीचार्ज करना पड़ा। जबरदस्त बखेड़ा खड़ा हुआ जिससे बोरास ही नहीं बल्कि पूरी रियासत और सियासत हिल गई। घटना के ठीक एक दिन बाद यानी कि 15 जनवरी को सरदार पटेल को एक पत्र मिलता है जिसमें इस पूरी घटना का जिक्र था। बताया गया कि किस तरह से आजाद भारत में तिरंगा लहराने पर लोगों को गोलियों से भून दिया गया। 10 लोगों की मौत और 250 लोगों के घायल होने की खबर पढ़कर पटेल आग बबूला हो गए और गुस्से में बोले, अब इंतजार खत्म हुआ, बहुत हुई नवाबी। इतिहास की माने तो ये नवाबी कर रहे थे भोपाल के नवाब सिकंदर सौलत इफ्तिकार उल मुल्क बहादुर हमीदुल्ला खान। शॉर्ट में कहें तो नवाब हमीदुल्ला खान, जो पिछले 2 सालों से सरकार को छका रहे थे। लेकिन इस बार सरदार पटेल को मौका मिल ही गया। उन्होंने तुरंत वीपी मेनन को भोपाल भेजा और विलय की तैयारियां शुरू कर दी। लेकिन इतिहास बताता है कि नवाब ने तो 14 अगस्त 1947 को ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर सिग्नेचर कर दिए थे और 26 अगस्त को ऑफिशियली भोपाल भारत में शामिल हो भी गया था। फिर आजादी के बाद भी यह नवाब का राज कैसे चल रहा था और कैसे उनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि तिरंगा फहराने पर वो लोगों की हत्या करवाने लगे। दोस्तों, नवाब हमीदुल्ला खान के बारे में इतिहास की किताबों में भर भर कर लिखा गया है कि वो काफी पढ़े लिखे थे, बड़े बड़े लोगों में उनका उठना बैठना था। वो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के चांसलर थे। लेकिन किसी ने भी ये नहीं बताया कि कैसे नवाब की वजह से आजादी के 2 साल बाद भी भोपाल गुलाम रहा। जनता को एक और लड़ाई लड़नी पड़ी और नौजवानों को शहीद होना पड़ा। नवाब के नखरों, बहानों और अकड़ को किनारे करके कैसे पटेल ने भोपाल को आजाद करवाया, इसकी दिलचस्प कहानी जानने के लिए हमें चलना होगा इतिहास के उस दौर में जब भोपाल की गद्दी पर बेगम सुल्तान जहां का राज था। ये कहानी शुरू होती है साल 1902 में। शाहजहां बेगम के बाद उनकी बेटी सुल्तान जहां बेगम भोपाल की राजगद्दी पर बैठी। कहते हैं कि शाहजहां बेगम के दूसरे शौहर सिद्दीकी हसन खान ने उन्हें कट्टर इस्लामिक बना दिया था, जिसका असर बेगम सुल्तान जहां पर भी पड़ा और इसीलिए उन्होंने कुछ ऐसे फैसले लिए जो हिंदुओं के खिलाफ थे। सबसे पहले उन्होंने भोपाल के शीतला माता मंदिर को कचरा घर बनाने का ऐलान कर दिया। इसके बाद एक ईश निंदा कानून बनाया जिसमें किसी को भी इस्लाम की तौहीन करने पर गिरफ्तार किया जा सकता था। ये कानून मुसलमानों के लिए नहीं था, यानी कि टारगेट पर सिर्फ हिंदू और सिख थे। खास बात तो ये थी कि इसमें आपको अपनी बेगुनाही का सबूत भी खुद ही देना होता था। लेकिन जब आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा तो सबूत कैसे देंगे? साफ शब्दों में कहे तो किसी भी गैर मुसलमान को कहीं भी और कभी भी अरेस्ट किया जा सके, इसके लिए ये कानून बनाया गया था। यही कारण था कि भोपाल के हिंदुओं में नवाबी राज के खिलाफ खौफ और गुस्सा दोनों पैदा होने लगे।
इसी वजह से भोपाल में छोटे छोटे हिंदू ऑर्गेनाइजेशन बनने लगे थे। साल 1926 में सुल्तान जहां बेगम के सबसे छोटे बेटे हमीदुल्ला खान भोपाल के नए नवाब बनते हैं। नवाब बनते ही उन्होंने बड़े बड़े लोगों में अपनी पैठ बनानी शुरू कर दी। बड़ी ही चालाकी से उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, यहाँ तक कि महात्मा गांधी तक से दोस्ती कर ली। कहते हैं कि उन्होंने खास तौर पर शेख कुरैशी को अपना वजीर बनाया था, जो एक वक्त पर महात्मा गांधी के सेक्रेटरी रह चुके थे। उनके जरिए नवाब ने गांधी जी को अपने शाही महल में डिनर पर इनवाइट किया। महात्मा गांधी को इम्प्रेस करने के लिए उन्होंने पूरे महल को खादी से सजवा दिया। ये देख गांधी जी खुश हो गए। उधर कुरैशी ने गांधी से नवाब की बढ़ चढ़कर तारीफ की, इतनी कि जब गांधी जी बेनजीर मैदान की सभा में भाषण देने गए तो उन्होंने नवाब का कंपैरिजन हजरत उमर से कर दिया और भोपाल के राज को राम राज्य जैसा बता दिया। ये सुनकर जनता को बड़ी ठेस पहुंची, क्योंकि भोपाल के हिंदू ही नहीं, मुसलमान भी नवाब से नाराज थे। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भोपाल की हिंदू आबादी नवाब का विरोध करने लगी तो नवाब ने यूपी और पंजाब के लोगों को सरकारी नौकरियां देना शुरू कर दिया। तब लोगों को लगने लगा कि बाहरी लोगों के आने से उनके अपने अधिकार छीने गए हैं। 1934 आते आते नवाब के विरोध में लोग अपनी नौकरियां छोड़ने लगे। इन्हीं में से एक थे क्रांतिकारी ठाकुर लाल सिंह। लाल सिंह ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर हिंदू सभा नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया और एक मैगजीन छापने लगे, जिसका नाम था प्रजा पुकार। वहीं दूसरी तरफ मोहम्मद जर्ती मशकीरी खान और शाकिर अली खान ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर अंजुमन खुद्दामे वतन नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया और ये सुबह वतन नाम से एक उर्दू वीकली पब्लिश करना शुरू कर देते हैं। सुबह वतन और प्रजा पुकार दोनों ही नवाब के खिलाफ लिखते थे। कुल मिलाकर भोपाल में हर कोई नवाब से परेशान था, सिवाय उनके अपने परिवार के, क्योंकि उनका परिवार तो जनता के पैसों पर ऐश फरमा रहा था। नवाब हमीदुल्ला खान की 3 बेटियां थीं, जिनमें सबसे बड़ी थी आबिदा सुल्तान, उससे छोटी थी साजिदा सुल्तान और तीसरी थी राबिया सुल्तान। कहते हैं कि आबिदा को शिकार करने का और प्लेन उड़ाने का शौक था। उन्होंने बॉम्बे फ्लाइंग क्लब और कलकत्ता फ्लाइंग क्लब से ट्रेनिंग ली थी। वो पहली मुस्लिम महिला थी जिनके पास प्लेन उड़ाने का लाइसेंस था। आबिदा के पास अपनी ब्लैक डेमलर कार थी, जिसे वो अक्सर भोपाल की सड़कों पर दौड़ाती थी। उन्होंने 73 शेरों का शिकार किया था। उनकी तरह ही उनकी बहनें साजिदा और राबिया भी भोपाल की जनता के पैसों पर नवाबी जिंदगी का मजा ले रही थीं। हालांकि भोपाल के लोगों का विरोध देखकर नवाब घबरा गए। कहीं ये नवाबी खत्म ना हो जाए, इसलिए उन्होंने जनता की आवाज को दबाना शुरू कर दिया। उन्होंने सुबह वतन को बैन कर दिया। पुलिस को ऑर्डर दिया कि जो भी उनके खिलाफ आवाज उठाए उसे जेल में ठूस दिया जाए। लेकिन उनके इन फरमानों से डरने के बजाय लोग एकजुट हो गए। 1934 तक एक तरह से भोपाल में गैर भोपाली आंदोलन खड़ा हो चुका था, जिसे इतिहासकार भोपाल की आजादी का पहला चैप्टर मानते हैं। हालांकि इसकी असल शुरुआत होती है 4 साल बाद 1938 में, जब अंजुमन खुद्दामे वतन और हिंदू सभा दोनों एक साथ आ गए और प्रभामंडल नाम से एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया। ये पहली बार था जब हिंदू और मुसलमान एक साथ नवाब के खिलाफ खड़े थे। प्रभामंडल को लोगों का जबरदस्त सपोर्ट मिला। 1944 के भोपाल नगर पालिका इलेक्शन में भी इन्हें जीत मिली, जो नवाब के लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। लेकिन अभी उन्हें एक और झटका लगना बाकी था, और ये झटका लगा साल 1947 में, जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ने का ऐलान कर दिया और रियासतों को ये अधिकार दे दिया कि वो अपनी मर्जी से हिंदुस्तान या पाकिस्तान किसी में भी मिल सकती है और चाहे तो आजाद भी रह सकती हैं। नवाब ने तय किया कि वो पाकिस्तान में शामिल होंगे, लेकिन चारों तरफ से इंडिया से लैंडलॉक होने के कारण ये हो नहीं सकता था। नक्शे में देखा जाए तो पाकिस्तान से भोपाल 1124 किलोमीटर दूर है और इसके बीच में जैसलमेर, जोधपुर, मेवाड़, इंदौर और बड़ौदा जैसी रियासतें पड़ती थीं। लेकिन नवाब ने फिर भी कोशिश नहीं छोड़ी
उन्होंने एक चाल चली और रियासतों के राजाओं को ये लालच दिया कि अगर वो पाकिस्तान में शामिल होते हैं तो जिन्ना उनकी हर शर्त मानेंगे। उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना से ब्लैंक पेपर पर सिग्नेचर भी ले लिए। अब वो जिस भी राजा के पास जाते उसे कहते कि आप चाहे जो शर्तें इसमें लिख दें, जिन्ना आपकी सारी शर्तें मानने को तैयार हैं। इतिहास बताता है कि इन सभी रियासतों में ज्यादातर की आबादी हिंदुओं की थी, फिर भी कई राजा उनके झांसे में आ गए। लेकिन मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने नवाब की चाल को फेल कर दिया। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि नवाब को भारत में शामिल होने में आखिर तकलीफ क्या थी। वो तो नेहरू और माउंटबेटन के अच्छे दोस्त थे। माउंटबेटन ने तो खुद उन्हें भारत में मिलने का सजेशन दिया था, लेकिन फिर भी वो पाकिस्तान क्यों जाना चाहते थे? दोस्तों, इसका जवाब छिपा है नवाब के खानदानी इतिहास में। इतिहास बताता है कि नवाब हमीदुल्ला खान के पूर्वज दोस्त मोहम्मद खान ने जिस किसी से भी दोस्ती की, उसी की पीठ में छुरा भोंका। ऐसे ही धोखेबाजी करके उन्होंने भोपाल को एक बड़ी रियासत बनाया। उनका पूरा इतिहास हम आपको पार्ट 1 में बता चुके हैं, जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कि जिनके पुरखे दोस्ती नहीं निभा सके, वो खुद दोस्ती कैसे निभाते। तभी तो नेहरू को धोखा देकर उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना का साथ दिया। वो चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा रियासतें पाकिस्तान का हिस्सा बने। जब उनकी हर कोशिश नाकाम रही तो आखिरकार खुद नवाब को ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर सिग्नेचर करने पड़े। लेकिन बंटवारा होने से पहले ही उन्होंने पाकिस्तान में शिफ्ट होने की प्लानिंग शुरू कर दी थी। सबसे पहले उन्होंने कराची में बैंक ऑफ भोपाल की एक नई ब्रांच खोली और उसमें भोपाल का सारा पैसा ट्रांसफर कर दिया। इससे मेन बैंक ऑफ भोपाल दिवालिया हो गया। ये इतिहास का वो दौर था जब राजाओं का अपना मंत्रिमंडल यानी कि कैबिनेट होती थी। अब नवाब ने प्रभामंडल के कुछ लीडर्स को अपने कैबिनेट में मंत्री बना दिया ताकि लोगों का सपोर्ट उन्हें मिल सके। क्योंकि नवाब ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर सिग्नेचर कर दिए थे, इसीलिए लोगों को भी लगा कि 15 अगस्त को तो भोपाल भारत का हिस्सा बन ही जाएगा, तब उन्हें भी नवाब से छुटकारा मिल जाएगा। इसलिए लोग भी शांत हो गए। लेकिन आजादी मिलते ही नवाब ने अपना असली रंग दिखा दिया। उन्होंने ऐलान किया कि भोपाल का भारत से अलग अपना कॉन्स्टिट्यूशन और फ्लैग होगा। अब 15 अगस्त के बाद सरदार पटेल ने नवाब को एक लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने भोपाल को पूरी तरह भारत का हिस्सा बनाने के लिए कहा था। लेकिन नवाब की मंशा तो ये थी कि उनकी नवाबी चलती रहे, इसलिए उन्होंने ये लेटर सबसे छिपा कर रखा। 10 दिन बाद जब भोपाल की कैबिनेट को इस बारे में पता चला तो प्रभामंडल के नेता नवाब से नाराज हो गए। बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया। लोगों को पता चल गया कि जिस आज़ादी का वो इतने सालों से इंतजार कर रहे हैं, वो उन्हें कभी मिल ही नहीं पाएगी। इसलिए उन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया। प्रभामंडल के लीडर्स रिजाइन करके नवाब के कैबिनेट से अलग हो गए और कुछ ही दिनों में पूरी की पूरी कैबिनेट ही खत्म हो गई। इसलिए नवाब ने एक नई चाल चली। उन्होंने प्रभामंडल के कई दूसरे लीडर्स को अंडर द टेबल काफी सारा पैसा और अच्छी पोस्ट ऑफर की, जिसके झांसे में आकर 4 लोग उनके कैबिनेट में मिनिस्टर बन गए। इनमें से पंडित चतुर नारायण मिश्रा को भोपाल के नवाब ने प्रधानमंत्री बना दिया। उस दौर में भोपाल में एक न्यूज़पेपर छपता था, नाम था नई राह। नई राह के एडिटर रतन कुमार ने अपने अखबार में खुलासा किया कि कैसे प्रभामंडल के कुछ नेता नवाब के साथ मिलकर लोगों को धोखा दे रहे हैं। ये खबर सामने आते ही प्रभामंडल भी टूट गया। अब रतन कुमार और प्रभामंडल के बाकी नेता मदद मांगने सीधे सरदार पटेल के पास पहुंचे। पटेल इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए थे, लेकिन पाकिस्तान की पंचायत और नेहरू और नवाब की दोस्ती के कारण वो कोई बड़ा एक्शन नहीं ले पा रहे थे। पटेल कोशिशें कर रहे थे, लेकिन उनकी तबीयत भी लगातार खराब होती जा रही थी। इसलिए उनकी बेटी मणिबेन ने रतन कुमार से कहा कि वे आपके लिए कितनी कोशिश कर रहे हैं, कुछ तो आप भी कीजिए। मणिबेन ने इन क्रांतिकारियों को समझाया कि अब भोपाल की जनता को अपने लिए लड़ना होगा, तभी सरकार उनकी मदद कर सकती है। रतन कुमार और उनके साथियों को मणिबेन की बात समझते देर न लगी, क्योंकि इससे पहले जूनागढ़ के लोगों ने भी इसी तरह अपने हक की लड़ाई लड़ी थी। वहां के नवाब ने तो ठीक 15 अगस्त को पाकिस्तान में जाने का ऐलान कर दिया,
तब जूनागढ़ की जनता ने आरजी हुकूमत नाम से अपनी आर्मी बनाकर कैसे जूनागढ़ को भारत में मिलाया, ये सबने देखा। अगर आप भी इसे देखना चाहते हैं तो कहानी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खैर, मणिबेन की बात मानकर ये सारे लीडर्स भोपाल पहुंचते हैं और जोर शोर से आंदोलन की तैयारी शुरू कर देते हैं। नौजवानों ने भी अपनी फौज बना ली। नवाब के खिलाफ जगह जगह सभाएं होने लगी। बदले में नवाब ने भी चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात कर दी। अब जब कभी कहीं भी रैली होती तो नवाब की पुलिस अचानक से लोगों पर हमला कर देती। इधर रतन कुमार अपने अखबार में नवाब के कारस्तानियों की खबरें लगातार छाप रहे थे, इसीलिए उनके अखबार को भी बैन कर दिया गया। तब नई राह को भोपाल की बजाय खंडवा में छापा जाने लगा। ट्रेन में भरकर ये सारा अखबार खंडवा से भोपाल भेजा जाता, लेकिन भोपाल स्टेशन आने से पहले ही क्रांतिकारी इन अखबारों को जंगल में फेंक देते ताकि ये नवाब की पुलिस के हाथ ना लग सके। जंगल के रास्ते इन्हें गांव-गांव तक पहुंचाया जाता, जिससे लोगों को नवाब की करतूतों की खबर मिलती रही। क्या गांव क्या शहर, हर कहीं क्रांति की आग फैल गई। लोगों ने अपने घरों से नवाबी झंडे उतार फेंके और तिरंगा लहराना शुरू कर दिया। 4 दिसंबर 1948 को यहाँ के बरेली शहर में एक रैली हुई। तब पहली बार खुलेआम भोपाल की आजादी के नारे लगे। इससे गुस्साए नवाब हमीदुल्लाह खान ने आंदोलन के सभी नेताओं को गिरफ्तार करने का फरमान जारी कर दिया। एक एक नेता को पुलिस घरों से घसीट कर ले गई और जेल में ठूस दिया। नवाब की इस हरकत ने आंदोलन की आग को और भड़का दिया। अब आर पार की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। भोपाल का बच्चा बच्चा आंदोलनकारी बन गया। कहते हैं कि आंदोलनकारियों ने 6 जनवरी गुरुवार के दिन बरेली में ही एक सभा बुलाई। दोपहर 12 बजे तक करीब 5000 लोग इस सभा में पहुंच चुके थे। इनमें से ज्यादातर गांव से आए थे और उनके हाथों में अपनी अपनी लाठियां थी। भोपाल के डीआईजी गिरिजेश नारायण बिसरिया ने इन लोगों को दरवाजे पर ही रोक लिया। उन्होंने लोगों से कहा कि जिस चीज को अंदर जाना है वो लाठी बाहर ही छोड़कर जाए। लोगों ने उनकी बात मान ली। इस तरह बड़ी ही चालाकी से उन्होंने लाठी डंडे बाहर छुड़वा लिए। ठीक 2:45 बजे जब सभा शुरू होने वाली थी, तभी सर्किल इंस्पेक्टर ने अचानक सीटी बजानी शुरू कर दी। सीटी बजते ही पुलिस और नवाब की मिलिट्री ने लोगों पर हमला कर दिया। करीब 2 घंटे तक उन्होंने जनता की जमकर पिटाई की और शाम 6 बजे बरेली में कर्फ्यू लगा दिया। क्रांतिकारियों को भोपाल सेंट्रल जेल और बैरागढ़ की जेलों में ठूस दिया गया। सारी जेलें आंदोलनकारियों से ठसाठस भर गई। कहते हैं कि नवाब की पुलिस इतनी बेरहम हो चुकी थी कि उन्होंने किसी को नहीं बख्शा। बच्चे, बूढ़े, महिला, जवान, हर किसी को बुरी तरह पीटा गया। जो मरे उन्हें शमशान में रातों रात जला दिया गया और जो जिंदा बचे उन्हें जेलों में ठूस दिया गया। नवाब की इस हरकत से खफा भोपाल रियासत के नौजवानों ने अब ये तय किया कि 14 जनवरी को वो तिरंगा फहराकर भोपाल को नवाबी झंडे से आजाद करवा लेंगे। इसके लिए उन्होंने बोरास में एक सभा बुलाई, जिसमें 25,000 लोग शामिल हुए थे। इसमें ज्यादातर की उम्र 30 साल से कम की थी। ये जैसे ही तिरंगा फहराने की कोशिश करते, नवाब की पुलिस इन्हें गोली मार देती। एक के बाद एक विशाल सिंह समेत करीब 10 नौजवानों को पुलिस ने गोली मार दी और लोगों को इतना पीटा गया कि चारों तरफ खून ही खून हो गया। बरेली की आहूतियां, बलिदान स्थल वह बोरास, इनकी अमर दिव्य गाथा को भूल सकेगा क्या इतिहास। नई राह में निर्मल कुमार ने शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए जब यह खबर छापी तो लोग नवाब के खिलाफ नफरत से भर गए। उधर बालकृष्ण गुप्ता ने पटेल तक इस हत्याकांड की खबर पहुंचा दी, जिसके बाद पटेल ने तुरंत एक्शन लिया और वीपी मेनन को भोपाल भेजा। नवाब को पता था कि अगर वो नहीं माने तो पटेल सीधे आर्मी एक्शन लेंगे, इसीलिए उन्होंने उनसे लड़ने की बजाय सौदेबाजी शुरू कर दी। 11 लाख का प्रीवी पर्स, रेलवे में 5 लाख रुपए का हिस्सा उन्होंने मांगा। एग्रीमेंट में ये खास तौर पर मेंशन करवाया कि रॉयल पैलेस से कभी भी बिजली, टेलीफोन और पानी के बिल नहीं लिए जाएंगे, क्योंकि वो नवाब है तो ना तो वो टैक्स देंगे और बिना लाइसेंस के कितने भी हथियार खरीद सकेंगे। वहीं दूसरी तरफ लोग अब भी सड़कों पर थे। शंकर दयाल शर्मा के इस आंदोलन में शामिल होने से आंदोलन और तेज हो गया।
इतिहास बताता है कि शंकर दयाल शर्मा लखनऊ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। क्योंकि वो काफी पढ़े लिखे थे, इसलिए लोगों में उनका रुतबा था। वो अक्सर भोपाल आया जाया करते थे। एक बार इसी तरह से जब वो भोपाल आए तो स्टेशन पर पहुंचते ही लोगों ने उन्हें घेर लिया। ये सब नवाब के विरोध में गिरफ्तारी देने जा रहे थे। इन्होंने शंकर दयाल शर्मा से भी साथ चलने के लिए कहा। शर्मा तैयार हो गए। तब स्टेशन पर ही उनके कपड़े बदलवा कर पत्रकार प्रेम श्रीवास्तव का कुर्ता पजामा उन्हें पहनाया गया। इसके बाद ये सभी आंदोलन करने पहुंचे और गिरफ्तारी दी, जिसका असर ये हुआ कि 30 जनवरी को नवाब की कैबिनेट खत्म हो गई और आंदोलनकारियों को भी रिहा कर दिया गया। दूसरी तरफ नवाब और मेनन में 4 महीने तक बातचीत का दौर चला, लेकिन नवाब ने अपनी सारी शर्तें मनवाकर ही दम लिया। सारी रॉयल प्रॉपर्टीज भी उन्होंने अपने पास ही रखी। जब ये बात बालकृष्ण गुप्ता को पता चली तो वो पटेल से काफी नाराज हुए। इसका जिक्र उन्होंने अपने कई आर्टिकल्स में किया है। गुप्ता ने सरदार पटेल से कहा, अफवाह है कि मेनन साहब ने नवाब को बहुत सारी रियायतें देकर समझौता किया है। ये सुनते ही पटेल गुस्से से भर गए और गुप्ता से बोले, मिस्टर गुप्ता, तुम अपने आप को क्रांतिकारी समझते हो? मैं भी क्रांतिकारी हूँ। मैं नवाब को जितना भी कंसेशंस चाहता है देने को तैयार हूँ। आई वॉन्ट स्टेट पावर एंड नथिंग एल्स। मुझे राज सत्ता चाहिए और कुछ नहीं। फिर मैं नवाब को देखूंगा। तुम अपना काम जारी रखो, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देगा, सब रिहा कर दिए जाएंगे। ऐसा हुआ भी। महीने भर में ही मंत्रिमंडल भंग हो गया और सारे कैदी रिहा कर दिए गए। लेकिन नवाब अब भी बहानेबाजी करने में लगे थे। उन्होंने बुखार का बहाना बनाया तो मेनन ने एग्रीमेंट के पेपर उनके बिस्तर तक पहुंचा दिए। आखिरकार नवाब को सिग्नेचर करने पड़े और फाइनली 1 जून 1949 को भोपाल हमेशा हमेशा के लिए भारत का हिस्सा बन गया। नवाब खुश इसलिए थे क्योंकि भारत सरकार ने उनकी सारी ख्वाहिशें जो मान ली थी, लेकिन साल भर बाद ही उनकी ये खुशी छिन गई क्योंकि उनकी सारी रियायतें एक झटके में ही खत्म कर दी गई। हाँ, प्रीवी पर्स उन्हें मिलता रहा, लेकिन बाकी राजाओं की तरह उन्हें देश की राजनीति में कोई खास तवज्जो नहीं मिली और जनता को तो उनसे कोई लगाव था ही नहीं। ऊपर से अब वो अपने परिवार में भी अलग थलग पड़ चुके थे क्योंकि 1945 में उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी और अपनी पत्नी मैमुना सुल्तान को इतना नजरअंदाज किया कि उन्हें पति के होते हुए विडो कहा जाने लगा। इसकी वजह से उनकी बड़ी बेटी आबिदा और नवाब में ठन गई। आबिदा पाकिस्तान चली गई। हालांकि नवाब चाहते थे कि आबिदा यहाँ रहकर उनकी वारिस बने और वो खुद पाकिस्तान सेटल हो जाएं, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया कि जिन्ना ने नवाब को ये सपने दिखाए थे कि उन्हें पाकिस्तान का अगला प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। इस ख्वाब को सच करने के लिए नवाब ने एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया। वो पाकिस्तान गए भी थे प्रधानमंत्री बनने के लिए, लेकिन वहां के नेताओं ने उनका कैसा मजाक बनाया, इसकी कहानी काफी रोचक है। दोस्तों, ये कहानी हम आपको सुनाएंगे अगली रिपोर्ट में, लेकिन इसके लिए आपको हमें कमेंट करके बताना होगा। साथ ही ये भी बताना पड़ेगा कि आप हमें कहां से देख रहे हैं और अगली रिपोर्ट किस सब्जेक्ट पर देखना चाहते हैं। अपने सजेशन और फीडबैक आप हमें इस मेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं और इसी तरह की दिलचस्प स्टोरीज को शॉर्ट में सुनने के लिए हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। हम मिलेंगे आपको अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।